हेलो स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिजन। नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बड़े फास्टली अपन इसको स्टार्ट करते हैं। टक्कर, टक्करें जैसे सामान्य टक्कर क्या होती है? सामान्य टक्करें जैसे अपन हर दिन किसी से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, वो टक्करें नहीं है। टक्करें हैं हालांकि, परंतु वो जो अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं वो टक्करें आपकी बिल्कुल सामान्य प्रकार टक्करें हैं। वहाँ 2 ब्लॉक आपस में टक्कर करते हैं। टक्कर से पहले उनकी स्पीड किस प्रकार से रही थी, टक्कर के पश्चात क्या है, उनके बारे में अपन यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो जैसे सबसे पहले मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, एक तो न्यूटन जो है वो हर जगह उसने अपनी टांग फंसा रखी है। तो पहला जो काम है वो तो अपन यही करने वाले हैं, वो है प्यारे बच्चों न्यूटन का टक्कर का नियम। न्यूटन का टक्कर का नियम क्या है, इसको देखें पहले। मान लो ये वस्तु है एक, इसका द्रव्यमान है m1, इसकी वेलोसिटी है u1। इसी पाथ में दूसरी वस्तु है एक, उसका द्रव्यमान है m2 और उसकी वेलोसिटी है बेटा जी u2। इनमें टक्करें होती हैं। तो टक्कर होने के लिए पहली शर्त क्या? टक्कर की पहली शर्त यह है कि u1 का मान u2 से बड़ा होना चाहिए। ये टक्कर से पहले का काम है, बिफोर कोलिजन। u1 का मान u2 से अधिक होना चाहिए। अगर ये अधिक है तभी तो इसके पास पहुंचेगा, टक्कर होगी। यदि u2 का मान u1 से बड़ा है तो टक्कर कभी नहीं होगी। क्लियर? तो इसके लिए अब मैं यहां एक बात कहता हूं, एक पॉइंट है, वो है कि टक्कर से पूर्व पास आने का आपेक्षिक वेग, पास आने का आपेक्षिक वेग, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास आने का वेग क्या है? वो है u1 माइनस u2, u1 माइनस u2। वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको कह सकते हो, और इसको मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी पास आने का अपेक्षित वेग टक्कर से पहले का। जब इनके बीच टक्करें होती हैं तो टक्कर होती है उस समय क्या होगा, ये बहुत कम समय के लिए संपर्क में रहेंगे। टक्कर के दौरान जो समय लगता है, टाइम ऑफ कोलिजन, बहुत छोटा होता है, परंतु वहां जो बल लगते हैं प्यारे बच्चों, वो होते हैं इंपल्सिव फोर्स, उनको बोलते हैं आवेगी बल। तो आपने पढ़े होंगे कि ऐसे बल जिनका परिमाण बहुत अधिक होता है परंतु बहुत कम समय के लिए लगते हैं, उनको अपन कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। तो इंपल्सिव फोर्स यहाँ पर सिस्टम के अंदर टक्कर के दौरान उत्पन्न होते हैं, वो आंतरिक बल हैं, इंटरनल फोर्स है। वो कैसे उत्पन्न होते हैं? तो एक तो देखो, दूसरे का फर्स्ट बल है वो इस तरफ फोर्स, इसको मैं कह रहा हूं F12, ये है 1 पे 2 का फोर्स। इसी प्रकार से दूसरे वाले की सरफेस, इस पर भी लगता है फोर्स, यहां पर भी फोर्स लग रहा है। जिस प्रकार से ये बल लगा वैसे इस पर भी बल लग रहा है, ये बल, इसको मैं नाम दे रहा हूं बेटे जी F21। तो F12 भी है और 21 भी है। पर ध्यान दें आप, इस पहले वाले पर जो m1 पार्टिकल है, इस पे फोर्स कैसा है, इसकी वेलोसिटी कैसी है? तो ध्यान दें, टक्कर के पहले इसकी वेग तो वैल्यू इस तरफ है, बल इस तरफ है। इस वाले पे 2 वाले पे वेग भी इस तरफ है, और देखो फोर्स F21 वो भी कैसा इस तरफ है। जब ये बल उत्पन्न होंगे, वैसे बल बहुत कम समय के लिए होते हैं परंतु बहुत अधिक परिमाण के होते हैं, ये क्या करेंगे? तो फर्स्ट वाले में देखो, इसके तो वेग के विपरीत बल लग रहा है जो इसकी चाल को घटाएगा। यहाँ वाले में इसके वेग की तरफ बल लग रहा है, इसकी चाल को घटाएगा। तो कुछ समय पश्चात जब ये इंटरनल फोर्स समाप्त हो जाते हैं, तब क्या होता है, टक्कर के पश्चात ये इस तरह से गति करते हैं कि जो m2 था वो v2 चाल से गति कर रहा है, m1 है वो v1 चाल से गति कर रहा है। परंतु अब क्या हुआ, इन बलों के कारण v2 का मान क्या हो चुका है, v1 से ज्यादा हो चुका है। इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं, तो टक्कर के पश्चात क्या हुआ, v2 का मान v1 से बड़ा, तो हम बोलेंगे टक्कर के पश्चात अब v2 का v1 से बड़ा है तो दोनों प्रति सेकंड अब दूर जाएंगे, इसकी स्पीड अधिक है, स्पीड कम है। तो टक्कर के पश्चात हम बोलेंगे दूर जाने का अपेक्षिक वेग, दूर जाने का अपेक्षिक वेग।
अब वो क्या है, वो है बेटा जी मोर माइनस लेस v2 माइनस का v1, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो टक्कर से पहले टक्कर के बाद की प्रोसेस समझ में आ गई। अच्छा, अब न्यूटन का नियम क्या कहता है कि जब अपन ये va और vs निकालते हैं इस सामान्य टक्कर में, तो टक्कर के पश्चात जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और टक्कर से पहले का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब इनका भाग देते हैं तो वो एक कांस्टेंट आता है, वो एक नियतांक आता है। जैसे इसका मान वापस रख दूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बेटा जी कौन सा, v2 माइनस का v1, और यहां लिख दो इसको, देखो u1 माइनस का u2। ये एक नियम है। तो न्यूटन के टक्कर के नियम के अनुसार वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का अनुपात एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को जो अपन ने यहाँ ई लिखा है इसको बोलते हैं न्यूटन का टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक। ई यहाँ पर है टक्कर का प्रत्यावस्थान, टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन प्रत्यावस्थान गुणांक कहलाता है। प्रत्यावस्थान गुणांक कहलाता है, टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक। बात क्लियर। अब जो ई होता है बेटा जी, ये ई जो है इसका जो मान है, इस मान के आधार पर यहाँ पे कई प्रकार के टक्करें होती हैं। तो एक तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ई के बारे में कुछ जानकारी आपको लेनी है। मेनली 4 पॉइंट है। एक तो है ई की परास, ई की रेंज कितनी है। तो ई की जो रेंज है मेरे प्यारे बच्चों, वो 0 के बराबर या उससे बड़ा और 1 के बराबर या उससे कम होता है। ई जो है वो 0 से बड़ा, बराबर, 1 के बराबर, उससे छोटा, ये इसकी रेंज है। इसका मतलब यहाँ पे इसके कई मान है। तो ई का मान 1 भी है, ई का मान 0 भी है, और ई का मान अगर मैं इसमें रेंज के रूप में लेता हूँ तो 0 से बड़ा और 1 से कम। इस आधार पे 3 प्रकार की टक्करें होती हैं। तो फर्स्ट जो ई का मान 1 है, इसको हम कहते हैं बेटे जी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। इसका नाम है पूर्णतः प्रत्यास्थ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दूसरा ई इज इक्वल टू 0 है, इसको बोलते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। और इस वाले में इसको बोलते हैं सामान्य अप्रत्यास्थ टक्कर। क्लियर। तो ई हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके मान के आधार पर टक्करें कितने प्रकार की हैं वो हमने देखा। अभी मैंने यहाँ 3 वर्ड काम में लिए हैं, एक तो पूर्णतः प्रत्यास्थ, एक लिखा मैंने पूर्णतः अप्रत्यास्थ, एक है सामान्य अप्रत्यास्थ। क्लियर। इन तीनों का फिर हम अलग से पूरा स्टडी करने वाले हैं। बढ़े आगे। तो यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन सभी अपन आगे करेंगे इसके, उसमें केवल ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जैसे इसी फॉर्मूले में यदि ई का मान 1 पुट करता हूँ तो 1 करते ही v2 माइनस v1 इज इक्वल टू हो गया आपका u1 माइनस u2। ये हम काम में लें किसके लिए, पूर्णतः प्रत्यास्थ के लिए। यदि मैं अप्रत्यास्थ लेता हूँ या 1 करता हूँ, या ई का मान कोई मान लो 0.5 आ गया, 0.6 आ गया, तो ये वैल्यू के आधार पर भी टक्करें आप खुद देखनी पड़ेंगी। और जब भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ बात नोट कर देना है, एक तो हमेशा जो वेग हैं इनके जो वैल्यू हैं वो हमेशा चिन्ह के साथ उपयोग में लेने हैं। चिन्ह कैसे लेने हैं, तो वेग दाईं तरफ हो तो प्लस और बाईं तरफ हो तो माइनस काम में लेना है। एक बात और नोट डाल के नोट कर लो और वो लिख दो कि टक्कर के दौरान कभी भी बाहरी वस्तु है उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता। बाहरी वस्तु में जो टक्कर से पहले का वेग है उतना ही टक्कर के पश्चात वेग होगा। बाहरी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये चीजें आपको इसमें काम में लेनी है। ठीक है बेटे। अब ये डायग्राम दिमाग में रखना, इसको मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, जस्ट मैं इन 3 टक्करों की यहां पर अब कंपैरेटिव स्टडी करने वाला हूं। तो इससे पीछे आप एक बार स्क्रीन पोज कर लो और पूरा नोट कर लो और मान याद कर लो कि ई का मान 0 होने पर टक्कर किस प्रकार की है, 1 होने पर टक्कर किस प्रकार की है। मान लो दे दिया क्वेश्चन में ई इसका वैल्यू मान लो 0.5 दे दिया, तो 0.5 होने पर टक्कर किस प्रकार की है, ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। माना कि आपने याद कर लिया। अब मैं लेता हूं जो टक्कर है उनका अपन करते हैं तुलनात्मक अध्ययन। तो फर्स्ट मैं ले रहा हूं बेटे जी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। फर्स्ट ए मान लेता हूं। दूसरा बी, वो ले रहा हूं पहले मैं यहां पर सामान्य अप्रत्यास्थ टक्कर,
और सी ले रहा हूं बेटे जी पूर्णतः है अप्रत्यास्थ टक्कर। समझे? अब जितने प्रकार की टक्करें हैं इसमें मेनली अपन तीन जो नियम है, एक तो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, एक है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। ये तीन नियम है, इसकी अपन बार बार चर्चा करने वाले हैं। पहला है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो यही आप इसी के साथ ऊपर ही चाहे अलग से लिख दो या अलग से पेज में नोट कर लो कि सारे प्रकार की टक्करों में, टक्कर कैसी भी है, सारे प्रकार की टक्करों में रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का हमेशा पालन होता है। आप जानते हो, आपने पढ़ा है कुल ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप वहां पढ़ते हो कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब कुल ऊर्जा भी सिस्टम की हमेशा कांस्टेंट रहती है, परंतु दिक्कत कहां पे है? गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम में। वो कहां लागू होता है कहां नहीं होता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए ध्यान रखना कि अप्रत्यास्थ टक्कर और प्रत्यास्थ का अंतर यहीं से आता है। ऐसे टक्कर जिसमें ऊर्जा की हानि होती है, वापिस उसको थोड़ा मैं दुरुस्त कर रहा हूं, ऐसी टक्करें जिसमें गतिज ऊर्जा की हानि होती है उसको हम कहते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। जिसमें हानि नहीं होती है उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। अब प्रत्यास्थ को आप सामान्य प्रत्यास्थ बोलो चाहे पूर्णतः प्रत्यास्थ बोलो, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला। जैसे लिखा है मैंने, यहां लिखा है मैंने पूर्णतः प्रत्यास्थ, मैं इसके साथ यदि नहीं लिखूं तो भी ये बात ये लागू होने वाली है, तो ये बात वही लागू होने वाली है। परंतु अप्रत्यास्थ में फर्क है। अप्रत्यास्थ में ये तो निश्चित हो चुका कि एनर्जी का लॉस होगा, परंतु सामान्य अप्रत्यास्थ में और पूर्णतः अप्रत्यास्थ में एक अंतर है। वो अंतर यह है कि अगर टक्कर के पश्चात दो पिंड आपस में जुड़ करके सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से साथ साथ गति करते हैं, उसको हम कहते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। बात क्लियर? ये यहां पर डिफरेंस आ गया। तो देखें, इस वाले में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड, यहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड, इस वाले में भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड। जो फोटो अपन ने पहले बनाई थी उसी आधार पर लिखूं तो देखो m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, ये इसका फॉर्मूला बनेगा COLM के अनुसार। ये टक्कर से पहले का संवेग है, टक्कर के पश्चात का संवेग है। इस वाले में भी आप यही फॉर्मूला सीधा काम में ले सकते हो। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और इसकी भी फर्स्ट बन गई। परंतु इस वाले में क्या होता है, यहाँ वाले में फोटो क्या थी कि दो पिंड पहले अलग अलग थे, टक्कर के पश्चात दोनों साथ जुड़कर गति करेंगे और इसकी सामूहिक वेलोसिटी को अपन मानते हैं VC, उबेनिस्ट वेग कहलाता है। यहां दोनों का टक्कर के पश्चात V1 V2 बराबर हो चुके हैं, वो VC कहलाएगा। टक्कर से पहले इसका मास m1, वेग u1, m2 u2, तो टक्कर से पहले इसका संवेग कितना देखो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, मास तो जुड़ गए दोनों साथ हो गए m1 प्लस m2 इंटू VC। और इससे सोल्व करने पे हमारे पास VC का मान आ गया। इसको हम कह रहे हैं ओबेनिस्ट चाल m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बेटे, तो इससे हमने ये ज्ञात कर लिया। अब देखो VC वैसे है क्या, V1 भी VC है, V2 भी VC है। अब प्रश्नों में ये सामान्य जो अपन ने लिया उस आधार पर टक्करें, अब उसमें वेग अलग अलग दिशाओं में हो सकते हैं, तब सदिश रूप में इसको काम में ले सकते हो, वेक्टर रूप में इसको आप काम ले लें। वेक्टर रूप में काम में लेने के पश्चात जब यूज करोगे तो दाएं तरफ आपको साइन है प्लस लेना है और बाएं तरफ आपको माइनस साइन लेना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इस वाले में यहाँ कोई समस्या नहीं है, चिन्ह सहित आपको वेक्टर रूप में आप इसको काम में ले सकते हो। सामान्य प्रकार का था, असामान्य रूप में आप इसमें इसको लिख लेंगे। अब सुनो जी, ये यहाँ वैलिड है मैंने कहा, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बात अब बाद में करेंगे। अब मैं लेता हूं न्यूटन के टक्कर के नियम से। तो टक्कर के नियम में मैंने कहा था कि इसमें E का मान कितना, 1 है, और यहां E का मान जो था वो आपका S0 है, 0 और 1 के बीच है। तो आप 1 यूज करते हो तो हमारे पास था ना E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन कितना U1 माइनस U2।
उससे सोल्व करते हैं अपन, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आती है V2 माइनस का V1 बराबर U1 माइनस U2। ये न्यूटन के टक्कर के नियम से है। यदि इसके दोनों पक्षों को अपन M1 से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरफ दोनों तरफ यदि M1 से मल्टीप्लाई, तो M1 V2 माइनस M1 V1, इसका उपयोग करेंगे, फिर इक्वेशन सेकंड बन गई। इन दोनों का उपयोग करके फिर अपन गणना करेंगे, हल करेंगे। तो देखो अब M1 से गुणा करने पर ये M1 V2 M1 V1 आया, यहाँ M1 V1 है, ये स्टेप कट जाएगा, बचा कौन सा V2 वाला स्टेप। ध्यान दीजिएगा M1 M2 आपको दिए होंगे मोस्टली, U1 U टक्कर से पहले के हैं, U1 U2 वो भी आपको दिए होंगे, टक्कर के पश्चात वेग है उनकी गणना करनी होती है, तो उसके फॉर्मूले बनते हैं फिक्स। वो फॉर्मूले कैसे हैं उनको अपन चर्चा कर लें, उनको नोट कर लें, वो ज़्यादा काम के हैं। तो देखें, एक तो वेग है V1, वेग V1, हाँ, तो V1 V2 जो हैं इसके फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आने चाहिए। तो V1 V2 के फॉर्मूले किस तरह से याद रखने हैं उस रूप में इसको मैं लिख रहा हूं। इसके दो पद होंगे, दो इसके स्टेप हैं। तो यहाँ इस वाले में तो V1 V2 आपको मिल चुके हैं, ये तो V1 V2 यही है, VC है। इस वाले में आपको बनाने हैं। तो V1 V2 बनाने हैं तो नीचे वाला पोर्शन दोनों में वो तो है बेटा जी M1 प्लस M2, यहाँ पर भी है M1 प्लस M2, ये भी है M1 प्लस M2, ये भी है M1 प्लस M2। अगर यहाँ भी इसका फॉर्मूला बनाना हो V1 और V2 का, तो इस वाले में भी दो इसके स्टेप हैं, और यहाँ पर भी M1 प्लस M2 है, ये भी है बेटा जी M1 प्लस M2, और ये भी कितना है M1 प्लस M2, तो ये भी कितना होगा M1 प्लस M2। सही है, कोई अलग से नहीं है अभी तक। अब देखो ये V1 का मुझे मान निकालना है, तो V1 का मान निकालना है तो यहाँ है M1 माइनस M2, 1 का निकालना हो, और यहाँ 2 निकालना है तो कितना बेटा जी M2 माइनस का M1। यहाँ पर भी वैसे ही है, 1 का निकालना हो तो M1 माइनस M2, यहाँ भी M2 माइनस M1, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क क्या दोनों में, फर्क इस बात का है यहाँ E का मान है वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, E का मान यहाँ 1 नहीं है, तो यहाँ E का मान है उसको आपको शो करना पड़ेगा। तो M1 तो बस ही है, यहाँ आपको E माइनस M2 करना पड़ेगा। यहाँ M2 माइनस का E1, E कहाँ लगा रहा हूँ, माइनस के बाद लगा रहा हूँ, उसकी जगह फिक्स हो चुकी है, उसको आपको कर देना है। क्लियर, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है। अब सुनो, आपको इसमें गिवन क्या होगा M1 M2 U1 U2। अब U1 U2 वाला पोर्शन अभी बाकी है, तो स्टार्टिंग में तो V1 निकालना है तो पहले इसमें आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में U1, यदि V2 निकालना है तो पहले यहाँ पर कौन सा आएगा बेटा जी U2, M2 U2 M1 U1। क्लियर, अब U1 वाला पोर्शन यहाँ आ चुका है, बचा कौन सा 2 वाला, 2 वाला है, तो यहाँ बनेगा ये 2M2 U2, बस इससे इसकी बात को पकड़ लो, 2M2 U2। यहाँ 2 वाला आ चुका तो यहाँ कौन सा 1 वाला आएगा, पर कौन सा 2M1 U1, ये 2 यहाँ पर है, इस 2 को बस वहाँ पर आपको अलग से बनाना है। 1 आ चुका है, 1 वाला हो चुका, 2 वाला लिखना है, तो 2M2 U2 पर यहाँ 2 नहीं होगा, इसके स्थान पे कोई नया मान आएगा। यहाँ M1 U1 तो होगा परंतु 2 नहीं होगा, 2 के स्थान पर कोई नया मान होगा, और नया मान क्या है 1 प्लस E, 1 प्लस E। क्लियर, तो ये हमारे पास इसके फॉर्मूले बन गए। अब E दे रखा है 0.5 वगैरह, टक्कर भी आपको पता चल गई किस प्रकार की है, E1 दे रखा है तो पता चल चुका टक्कर किस प्रकार की है। फिर V1 V2 के फॉर्मूले आपके बन गए। क्वेश्चंस में जैसे यहाँ इस पहले को, इसको अपन कहते हैं प्रक्षेपे, प्रोजेक्टाइल, जिसमें टक्कर होती है उसको बोलते हैं लक्ष्य, टारगेट। तो प्रश्न लिखा है कि लक्ष्य यदि आरंभ में रेस्ट में हो, आरंभ में रेस्ट का मतलब U2 0 है, उस केस में हम इस U2 वाले स्टेप को 0 कर देंगे, यहाँ इसको 0 कर देंगे, यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ इसको 0 यहाँ 0 कर देंगे, और नए फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। क्लियर, तो वेलोसिटी के तो फॉर्मूले तीनों प्रकार के टक्करों में आपके तैयार हो गए। अब आता है गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम की बात करता हूं। तो प्रत्यास्थ चक्रों में तो ऊर्जा संरक्षण हो रही है, चाहे कुल ऊर्जा की बात करते हो चाहे कौन सी आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो आप एक बात ध्यान और कर लो कि प्रत्यास्थ चक्रें वो हैं जिसमें सारे प्रकार के लोग वैलिड हैं, यहाँ रेखीय संवेग भी वैलिड है, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वैलिड है, और कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी भी वैलिड है। सारे नियम यहाँ पे तो लागू होते हैं।
क्लियर। अब आती है बात की इसमें एनर्जी लॉस की। तो जब यहां ऊर्जा संरक्षण हो रहा है तो डेल्टा के लॉस, गतिज ऊर्जा में यहां पर हानि कितनी होगी प्यारे बच्चों? शून्य। यहां किसी प्रकार की हानि नहीं है। इसका मतलब निकाय की टक्कर से पहले की कुल ऊर्जा और निकाय की टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा आपस में बराबर है, परंतु इस वाले बराबर नहीं है, यहाँ ऊर्जा की हानि होगी। अच्छा, अब देखो यदि ऊर्जा की हानि हो रही है, मान लो मेरे पास पहले 100 रुपए हैं, हानि होगी तो मेरे पास बाद के पैसे कम हैं कि ज्यादा हैं? कम ही है। सोच मान लो 50 रह गए तो हानि कितनी? 50 कैसे आएगी? तो एक तो होता है लॉस निकालना, घाटा निकालना, कमी निकालनी, वृद्धि निकालनी, है ना, बढ़ोतरी है, कमी है, ये सब निकालना हो। एक होता है परिवर्तन। परिवर्तन अपने आप में फिक्स है। परिवर्तन जब भी आपसे पूछे वो होता है आपका बाद का माइनस पहले का, मोर माइनस लेस का लफड़ाने वाली होता है। तो अच्छे से ध्यान कर लो, पूरी बात को मैं साथ कर रहा हूं। किसी प्रश्न में ये पूछे परिवर्तन ज्ञात करो तो वो हमेशा है बाद का माइनस पहले का। ये पूछे कि कमी निकालनी है, वृद्धि निकालनी है, लॉस है, आपका प्रॉफिट है, गेन है, ये सब निकालनी होना, वहां हमेशा क्या करना है? मोर माइनस लेस, अधिक में से कम घटाना है। यहाँ हम कह रहे हैं गतिज ऊर्जा में हानि निकालनी है, तो हानि तो होती है मोर माइनस लेस। तो मोर कौन सी? पहले की ऊर्जा ज्यादा है, बाद वाले की कम है। तो इसमें अब देखो जो गतिज ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला है वो आप लिख दें, तो डेल्टा के लॉस, उसका फॉर्मूला। अब गणना इसकी बहुत लेंदी है, बता दो प्रोसेस, मॉड्यूल में देख लेना, इसको आप पढ़ लेना वहां से। तो पहले देखो मुझे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी यदि मैं आपसे टक्कर से पहले इसमें कितनी है? a/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस a/2 m2 u2 स्क्वायर। आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो ना, हाफ mv स्क्वायर। टक्कर के पहले तो u1 वाले दो पद हैं, टक्कर के बाद कौन से? v1 वाले दो पद हैं। तो यहां यदि मैं इसमें यहां लिख दूं, देखो कितनी? a/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस a/2 m2 u2 स्क्वायर। ये टक्कर से पहले कुल ऊर्जा है, माइनस a/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस a/2 m2 v2 का स्क्वायर। ये टक्कर के बाद की है, ये ज्यादा होती है कम होती है? मोर में से अपन लेस कम करेंगे, घटा देंगे तो हमें इसका लॉस मिल जाएगा। अब देखो गणना करनी है तो v1 का मान रखेंगे, v2 का मान रखेंगे। v1 के मान कौन से वाले? v1 के मान ये वाले पुट करेंगे, तो गणना इसकी बहुत लेंदी हो जाएगी, बहुत लेंदी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए डेल्टा के लॉस का फॉर्मूला भी आप याद कर लो, वो है 1/2 m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने पढ़ेंगे दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो उसका R इक्विवेलेंट कितना होता है? 1/2 अपॉन 1 प्लस 2, ना R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, उस रूप में याद कर लो। पर 1/2 यहाँ ध्यान रखना है, 1/2 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर, ये वेगों के अंतर का वर्ग है, और इंटू है 1 माइनस का स्क्वायर। यहां भी जब ऊर्जा की हानि आप याद करोगे तो वेग है उनको चिन्ह सहित रखना है। दोनों तो दाएं तरफ गति कर रहे हो, दोनों प्लस के लिखने हैं, दोनों इस तरफ गति कर रहे हैं, दोनों आपको माइनस लिखने हैं। एक इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, तो देखो u1 तो प्लस है, u2 फिर माइनस होगा ना। मान लो एक गति कर रहा है दाएं तरफ, दूसरा गति कर रहा है बाएं तरफ, टक्कर हो गई, उस समय वेग चिन्ह के साथ आपको लिखने पड़ेंगे। तो चिन्ह के साथ तो बार बार कह रहा हूं, जितने फॉर्मूले मैंने अभी बनाए हैं उन सारों में चिन्ह सहित आपको वेगों के मान रखने होंगे। अब अगर देखो ये टक्कर है कौन सी? आपकी पूर्णतः अप्रत्यास्थ। पूर्णतः अप्रत्यास्थ वो टक्कर है जिसमें सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा की हानि होती है। मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकर्स ड्यूरिंग परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। यहां सबसे अधिक गतिज ऊर्जा की हानि होती है। कितनी हानि होती है उसको ज्ञात करना हो तो देखो यहां पे डेल्टा के लॉस में 1/2, वापिस वो फॉर्मूला वही है, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर u1 माइनस u2 का भी स्क्वायर ठीक है, परंतु आप जानते हैं कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में e का मान कितना? 0 था, तो इस e को अपन 0 कर देंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर का एक मान बन गया, और इसको आपको 1 से गुणा कर देना है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। हाफ m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू कितना? u1 माइनस u2 का स्क्वायर। अब ये लिखा जाए कि टक्कर से पहले लक्ष्य आपका रेस्ट में है, u2 कैसा है? 0 है, तब ऊर्जा की हानि निकालनी है, तो इसको भी आप 0 कर देंगे, और यहां पर इस वाले फॉर्मूले में ये भी आपका 0 हो जाएगा। कर लेंगे। तो ये हम
जो 3 प्रकार की टक्करें थी उसमें मोस्ट ऑफ जो फॉर्मूला वाला काम है ना, सूत्र वाला काम हम कर चुके हैं। अब रहा काम कौन सा, क्वेश्चंस में जाने का। क्वेश्चंस करना है तो फिर आप बता दूं, 2 चीजें नोट कर लो प्रश्नों के लिए। एक, सारे सूत्रों में वेग हैं उनको दिशा के साथ यानी चिन्ह के साथ रखना है, दाएं तरफ प्लस बाएं तरफ माइनस। दूसरी बात, टक्कर के दौरान, टक्कर के पहले और टक्कर के पश्चात भारी पिंड के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता। बात समझ में आ गई ना। अब इसके अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं। तैयार हो जाओ, फॉर्मूले सब अपन ने लिख लिए हैं, जैसी डिमांड पड़ेगी उसी टाइम इसके फॉर्मूले अपन तुरंत काम में ले लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन अपन देखें। पहला क्वेश्चन देखो, m1 मास, ये m2 मास, टक्कर से पहले लक्ष्य से 0 वेग से गति कर रहा है, इसका वेग दे रखा है अपने को u1। अब क्वेश्चन है कि टक्कर के पश्चात दूसरे पिंड की चाल, टक्कर के पश्चात दूसरे पिंड की चाल प्रथम की चाल की 3 गुना है। टक्कर के पश्चात दूसरे पिंड की चाल यानी v2 प्रथम की चाल की 3 गुना है, प्रथम की चाल की 3 गुना है। प्रश्न को ढंग समझना, टक्कर के पश्चात लिख दूं पूरा, देखो क्वेश्चन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आपके। टक्कर के पश्चात दूसरे पिंड की चाल, दूसरे पिंड की चाल प्रथम की प्रारंभिक चाल की 3 गुना है। तो m1 बाई m2, m1 और m2 का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, काम शुरू कर दो। दूसरे पिंड की चाल यानी v2 आपको क्या दिया है, v2 बराबर 3u1, ये आपको दे रखा है, इसलिए v2 वाला फॉर्मूला आप काम में ले लो। तो देखो v2 का फॉर्मूला अपन लिखें तो v2 वाले में पहला स्टेप कौन सा आएगा, देखो m2 माइनस m1 u2, और u2 यहां पर कितना 0 है, तो पहला स्टेप 0 हो चुका, प्लस दूसरा कौन सा है 2m1 u1 अपॉन प्यारे बच्चों m1 प्लस m2। बस इस तरह से फास्टली आपको काम करना पड़ेगा। बस u2 0 हो चुका, पहला स्टेप खत्म हो चुका। अब नीचे तो m1 m2 से अपने भाग दे रखा था, पहले स्टेप 2 वाला था, फिर कौन सा 2m1 u1 वाला बच गया। इस तरह से याद हो गया ना। अच्छा अब सुनो, यदि मैं यहाँ इस v2 का मान रख दूं, v2 क्या लिखूं, देखो 3u1 इज इक्वल टू कितना 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। u1 से u1 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको 3, तो लिखो 3m1 प्लस 3m2 बराबर 2m1। अब m1 वाले स्टेप है, इसको चलो इधर ले आओ, तो 3m1 में से 2m1 माइनस कर दो, तो हमारे पास वैल्यू बची कितनी, बोलो। तो क्या लिखो बेटे जी इसमें, 3m1 में से कम कर दो इसको, तो m1, साथ में प्लस क्या लिखूं इसमें 3m2, ओके इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें आप, तो यही इसको कर दो, मैं ये लिखा मैंने m1 बराबर माइनस का 3m2, तो m1 बाई m2 बराबर हो गया माइनस का 3, हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में इधर रखा हो ना कि टक्कर के पश्चात लिख दिया हो, कि टक्कर के पश्चात लिखा, टक्कर के पश्चात दूसरे पिंड की चाल टक्कर के पश्चात पहले पिंड की चाल की 3 गुना है, तो वहां पे फिर आप क्या करेंगे, v2 बराबर 3v1 लिखोगे, फिर v2 बराबर 3v1 से आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
कर लेंगे भाई। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड, प्रश्न नोट कर लें, कोई पिंड स्थिर पिंड से सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है। कोई पिंड स्थिर पिंड से सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है तथा टक्कर के पश्चात आधे वेग से लौट आता है। गया उससे आधे वेग से लौट करके वापिस आ गया। जैसे ये पार्टिकल है m1 मास का, इसका वेलोसिटी पहले u1 है, दूसरा है बेटे जी m2 मास का, इसको दे रखा है अपने रेस्ट में, टक्कर हुई, टक्कर के पास वापिस आया, पर वापिस मतलब पहला वापिस आ रहा तो इसकी v1 की वैल्यू वो है कितनी, u1/2। अब दिशा के साथ ये तो कैसा प्लस का है, इसको अपन लिखें तो माइनस। बस ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज है। बोलो, समझे क्या? तो v1 का मान कितना है, माइनस का u1/2। अब इसमें ओनली वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। u2 0 है, ये रेस्ट में है, इसका मतलब u2 बराबर 0। बढ़े आगे आ जाओ। तो v1 का मान सूत्र अपन लिखें v1 वाला, 2 वाला 0 है, तो v1 बराबर अपन लिखते हैं, पहला स्टेप तो कौन सा 1 वाले है ना, तो m1 माइनस m2 अपॉन कौन सा m1 प्लस m2। 1 वाला है तो मैंने इसको u1 से मल्टीप्लाई करना है। अब प्लस है कौन सा 2m2 u2 वाला, वो तो हो चुका है मेरे बच्चों 0। अब इस v1 के स्थान पे मैं क्या लिखूं, v1 के स्थान पे लिखूं माइनस का u1/2। मैंने v1 का वैल्यू पुट कर दिया। अब इस u1 से u1 आपका हुआ कैंसिल। अब रहा हमारे पास कितना, माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 बराबर ये मिला अपने को m1 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलो माइनस को मैं यहां से गुणा कर दूं, -1 को, तो ये हो गया आपका माइनस m1 माइनस का m2 बराबर 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 2m1 माइनस कितना 2m2। ठीक है बेटे। अब इस 2m2 को आप यहां से इधर ले आओ, तो ये m2 पहले से माइनस है, ये हो गया आपका इधर प्लस, तो 2m2 माइनस का m2, तो यहां तो बचा आपका m2 इज इक्वल टू, ये 2m1 है, माइनस का m1 और इसमें आ चुका, तो यहां आ गया 2m1 प्लस एक और ऐड हो गया तो 3m1। इससे अपन अब रेशियो निकालेंगे m1/m2, तो वो आपको मिला बेटे जी m1/1/3। तो सीधे सूत्रों का उपयोग करना है, आराम से आपका आंसर है वो आ जाएगा भी। यदि कुछ क्वेश्चंस अपन और इस पर डिस्कस करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, जैसे कुछ एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 2m मास का पार्टिकल, दूसरा बेटा जी है m मास का पार्टिकल, ये गति कर रहा है 2v वेग से, ये गति कर रहा है v वेग से, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। प्रत्यास्थ टक्कर होने पे लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्यास्थ टक्कर होने पर, प्रत्यास्थ टक्कर होने पर टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात v1 और v2 का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं लिखता हूं बेटा जी v1, सीधा मान रखना डायरेक्ट। तो v1 में पहला स्टेप क्या था, देखो m1, m1 हमारे पास कितना है 2m, m1 माइनस m2, m2 कितना बेटा जी m, ठीक दिया, अपॉन टोटल मास यानी m1 प्लस m2 3m। अब 1 है तो अपने को गुणा करना है किससे, u1 से, और u1 कितना है 2v, तो 2v से गुणा कर दिया, ठीक है, प्लस नीचे यहां पर तो ये भी 3m है,
अब इसमें चेक करो, यहाँ 1 वाला हो चुका, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा दो, 2 और ये है m2, m2 कितना है m, परंतु v कैसा है ये आप यहाँ लिखते हो, तो वो v कौन सा बेटा जी, ये हो चुका है u1, ये u2 है माइनस का v। ये आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, तो देखें 2m माइनस m तो कितना हुआ m अपॉन कितना 3m इंटू 2b, m से m हटा दो, ये हुआ आपका 2b बाई 3। अच्छा माइनस है तो माइनस इंटू प्लस हो गया आपका माइनस। यहाँ पर भी आप चेक करो तो देखो m से m तो हुआ कैंसिल, ये हुआ आपका 2b बाई 3, तो दोनों ही भाई 2b बाई 3, तो ये तो आंसर कितना हो चुका 0। तो टक्कर के पश्चात पहले कण की चाल कितनी हो गई 0। तो दूसरे की निकाल लो, ऐसे v2 निकाल लो, देखो तो v2 भी आप ऐसे ही ज्ञात कर सकते हो। तो v2 चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, v2 बराबर देखो 2 है ना, तो m2 माइनस m1, m2 कितना है m, तो आप लिखा m माइनस का 2m, अब 2 होने पे 2, तो 2 में गणना करनी तो माइनस का v, u2 लिखना है, u2 कैसा बेटा बाईं तरफ माइनस का v अपॉन टोटल मास, ये आपका है m1 प्लस m2 कितना 3m, प्लस ये 2 वाला स्टेप आ चुका है, अब है 1 वाला, तो 2m1, m1 कितना है 2m इंटू ये आपका 2 वाला आ चुका है 1 वाला, तो इंटू कितना बेटा जी 2v अपॉन फिर क्या कर दूं 3m, कर दो इसको सॉल्व। तो यहां ये माइनस m रहा, माइनस इंटू माइनस क्या हो चुका प्लस, इसमें क्या बचेगा माइनस m, ये माइनस यहाँ पड़ा है, इसको गुणा करोगे तो ये हुआ देखो mv अपॉन 3m प्लस, और m से m हुआ कैंसिल, इसमें m से m को उड़ा देता हूँ, 2 इंटू 2 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 8v बटा 3। अब 3 नीचे देखो दोनों में आ ही रहे हैं, एलसीएम कितना 3 आ गया, तो v प्लस 8v कितना हो गया 9v अपॉन 3 3v, तो इसका आंसर हो चुका है 3v। क्लियर। इस तरह से आपको क्वेश्चन है वो टेकल करने हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दूं आपको। ये 2 गेंद हैं जिसमें पहली गेंद की त्रिज्या ठोस है, r1 है बेटा 2 सेंटीमीटर, दूसरी है इसकी r2 आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट वाला है इसका वेग u1 है 81 सेंटीमीटर पर सेकंड, 81 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और दूसरी जो है वो है बेटा जी रेस्ट में स्थिर है। इसका मतलब u1 तो आपको दे दिया है पर u2 कितना 0 है। अब ये इसे टक्कर करती है, टक्कर के पश्चात अपने को क्वेश्चन है कि सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर होने पर v1 v2 ज्ञात कीजिए। सम्मुख का मतलब है टक्कर एक लाइन पे हो, टक्कर से पहले और टक्कर के पश्चात अगर पिंड एक ही रेखा में गतिशील हो तो उसको बोलते हैं सम्मुख टक्कर, और टक्कर से पहले और टक्कर के पश्चात अगर कण अलग अलग दिशा में गति करते हैं उसको हम बोलते हैं तिर्यक टक्कर ऑब्लिक कोलिजन। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कौन सी सम्मुख टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर, उसमें आपसे v1 v2 का मान पूछा है। अच्छा अब देखो यहाँ ये ठोस 2 गेंद आपको दे दी, स्टील गेंदे हैं ठोस हैं, तो अब इसकी रेडियस दे रखी है, तो आपको मास दिए हुए नहीं है, तो मास हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। कैसे करोगे, तो यहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, वस्तु के सरफेस पे है कि लंबाई पे है कि उसके अंदर है। ठोस गेंद होने पे उसके अंदर है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए पहले अपने को सिर्फ और सिर्फ मास का ही देखना पड़ेगा। तो मास बराबर क्या कर दो रो इंटू वी, याद है ना, तो रो इंटू वी, वी यहाँ वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों एक धातु की हैं, इसमें लिखा है दोनों एक धातु की लिखी हैं स्पष्ट रूप से, धातु एक होने पे रो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भाग तो हो गया आपका कांस्टेंट। तो हम क्या लिखें m समानुपाती आर क्यूब, यानी इससे मैं सोल्व करता हूं तो m1 बाई m2 हो जाएगा r1 बाई r2 का क्यूब। मैंने आपको परसेंटेज चेंज क्वेश्चन सिखाए थे, देखो बहुत जगह काम आने वाले हैं कि 1 2 में बदलना।
मैंने सिखाया थे कि पहले आप बिना कुछ इस प्रकार से लिखे हुए बदल लो, इसको बदल लिया। अब दोनों ऊपर ही है ना, तो मैं 1 1 करता हूं तो 1 आएगा नीचे, 2 2 करने पे 2 यहां चला गया। अब R1 कितनी है उसकी वैल्यू पुट कर दूं। R1 तो कितनी है 2 सेंटीमीटर, यहां रखो आप 2 सेंटीमीटर, यहां कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये कटा 1/2 आ गया। 1/2 का क्यूब कितना 1/8। तो इसको सोल्व करने पे देखो m2 का मान आपको मिल गया 8m1, और आसान करना हो तो m1 को m मान लो, तो m2 कितना 8m। बस अब क्वेश्चन को सोल्व कर डालो, आपको m1 m मिल चुका है, m2 कितना 8m मिल चुका है। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अब अभी भी कोई दिक्कत है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। अब मुझे चलो मैं इसमें एक आपको सिखा दूं v1 का मान। तो u2 0 है, v1 का मान है, पहला स्टेप कौन सा है m1 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू बेटा जी कौन सा 1 है तो u1, और दूसरा स्टेप कितना 2 वाला है, u2 वाला वो 0 हो चुका। तो m1 का मान देखो, m1 हमारे पास है m माइनस कितना बेटा जी 8m अपॉन m प्लस m ये हो गया आपका 9m इंटू u1 कितना है 81। अब इसको सोल्व करो, m माइनस 8m तो ये हो चुका आपका माइनस का 7m अपॉन 9m इंटू 81, m से m उड़ गया, 9 से उड़ाओ इसको 9 इंटू 7, 9 से 63 माइनस का 63 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बता रहा है, टक्कर के पश्चात पहला पिंड अब दाएं तरफ गति ना करके बाएं तरफ आएगा, वापिस लौट के पीछे आएगा, ये इसकी स्पीड आ जाएगी माइनस का 63 मीटर पर सेकेंड। चलेगा? बोलो, इस तरह से आप इसका V2 भी निकाल लेंगे, हो जाएगा बल्ले बल्ले। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको है वो करने पड़ेंगे, ठीक है बड़े। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर की कुछ विशेष स्थितियां। 3 स्थितियां हैं, यदि m1 बराबर m2 है तो समान द्रव्यमान के पिंडों के बीच टक्कर। दूसरा बी, यदि m1 बहुत भारी हो m2 से। और तीसरा इसका उल्टा, यदि m2 बहुत ही ज्यादा भारी हो किससे m1 से। सही है? तो m1 भारी है, m1 होता कौन है प्रक्षेप्य। यदि प्रक्षेप्य लक्ष्य से बहुत भारी है, प्रक्षेप्य मतलब टक्कर देने वाला बहुत भारी हो, हाथी मान लो कोई चींटी से टक्कर कर रहा है, हाथी की चींटी से टक्कर, तो हाथी का मास m1 है बहुत ज्यादा है, और ऐसे में हाथी जा रहा है, टक्कर मान लो बीच में किसी चींटी से हो गई, तो हाथी की स्पीड में बदलाव आता है क्या? नहीं आता है, वो तो लगातार उसी स्पीड से गति करता रहता है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, भारी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। यहाँ m2 का मान m1 से बहुत बड़ा है, तो मान लो वो चींटी की टक्कर कर रही है किसी हाथी से, तो उस केस में m2 का मान बहुत बड़ा हो गया। तभी क्या होगा, तभी हाथी तो बेचारा जैसे है वैसे रहना है ना, चींटी है वो जो करनी टक्कर करेगी, टक्कर वापस आ जाएगी, जो भी होना है वो वहां खेल इसका बनेगा। तो ये 3 चीजें हैं। अब इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार लिख रहा हूं, बोल रहा हूं कि टक्कर के पश्चात और टक्कर से पहले भारी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें अगर फोटो की बात करता हूं तो 2 वस्तुएं इस प्रकार से हैं। m1 बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी वस्तु है, कोई दीवार मान लो, कोई दीवार दे दी अपने को, वो गति कर रही है, इस तरह उधर उधर दीवार आपको दे सकता है। इस वाले में m2 बहुत भारी यानी वस्तु है, और दीवार मान लो ये दीवार है, बहुत भारी दीवार है, पर चलायमान दीवार है, तो इसका मास m1 और m2 हो गया। वेग आपको दिए होंगे जो भी हो। यदि सबसे पहले इनको मैं एनालाइज कर दूं, तो इस वाले मैंने कहा कि भारी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ भारी कौन है? m1, इसका मतलब v1 तो u1 के बराबर है, जितना पहले तो उसी वेग से गति करेगा। और इस वाले में m2 यानी जो v2 है वो तो u2 के बराबर ही रहेगा, खेल खत्म। अब देखो न्यूटन के नियम से, न्यूटन के टक्कर के नियम से, न्यूटन का टक्कर का नियम कहता है कि v2 माइनस v1 बराबर है u1 माइनस u2। और यहां पर भी मैं न्यूटन के नियम से लिखता हूं, तो v2 माइनस का v1 बराबर है आपका u1 माइनस u2, और वैल्यू पुट कर दो। जैसे
मुझे v1 का मान क्या पुट करना है, u1। इसके स्थान पे आप पुट कर दो बेटा जी u1। तो क्या बना, v2 माइनस का u1 बराबर u1 माइनस u2। इसको इधर से इधर ले जाओ, माइनस से प्लस हो गया, तो v2 का मान हो गया 2u1 माइनस का u2। अब क्वेश्चन में आ जाए कि टक्कर से पहले लक्ष्य रेस्ट में हो तो v2 कितना है, 2u1। यानी यहां अगर कोई बहुत भारी वस्तु हल्की वस्तु से टक्कर कर रही है, m2 बहुत कम है, बहुत ही कम है, उस केस से मान लो कोई हाथी है, वो जा रहा है और रास्ते में कोई चींटी आ गई। अब टक्कर जैसी होगी तो चींटी क्या करेगी, अपने आप को बचाने के लिए अधिक तेज दौड़ेगी या कम तेज दौड़ेगी, अधिक तेज दौड़ेगी। तो क्या करेगी, जैसे बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, मैं ये मान लो जैसे एग्जाम्पल मैंने यूं ले लिया कि ये कोई दीवार है एक, इसका वेग आपको दे दिया v1 बराबर मैं कहता हूं 10 मीटर पर सेकंड है, और बीच में कोई गेंद आ गई है, इसका वेग मान लो मैं देता हूं कि u2 बराबर मैं कहता हूं 5 मीटर पर सेकंड है। टक्कर होने के लिए भाई ये तो निश्चित है कि इसका वेग अधिक होना चाहिए, इसका वेग कम होना चाहिए। अभी भारी वस्तु है ना, तो गणना करनी नहीं, v1 का मान तो u1 है, उसका मान तो आपको मिल चुका है 10 मीटर पर सेकंड। अब ये गणना करनी है इस वाले में, तो इसमें आप फॉर्मूले में पुट कर दो 2u1। तो 2u1 कितना बेटे जी, u1 आपका था 10, तो 2 × 10 हो गया है, ये सॉरी 20, माइनस u2 कितना है 5, इससे देखो 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो गया, फटाफट आंसर हो गया। ऐसे इसमें क्वेश्चन करने, ये दोनों आप कर लेंगे। पहला पोर्शन देख लो अब, हाँ इसकी गणना तो पूरा कर लो। v2 का मान यहाँ पर कितना u2 है, तो यहाँ आपने रखा u2 माइनस का ये बेटा जी है v1 बराबर कितना u1 माइनस का u2। यहाँ ये वाला इस तरफ गया, माइनस हो गया, तो माइनस का v1 बराबर भी v2 तो उतना ही, आपको तो v1 निकालना ना, तो माइनस का v1 इज इक्वल टू हो गया u1 माइनस का 2u2, और आपको निकालना यहाँ पर क्या है v1 का वैल्यू, माइनस को यहाँ से छुपाना हो, हटाना हो, तो इसको उल्टा कर दो, यानी 2u2 माइनस का u1 आ जाएगा, 2u2 माइनस u1। क्वेश्चंस वैसे करने हैं। अच्छा, अगर मास दोनों के समान हो, मैं इसको m1 बराबर m2 बराबर m मान लो बेटे जी, तो उस केस में v1 का मान कितना है और v2 का मान कितना है, तो देखो दोनों समान द्रव्यमान है, तो डिफरेंस m1 m माइनस m 0, पहला स्टेप 0 हो चुका है, यहां भी पहला स्टेप तो 0, डिफरेंस से खत्म हो गया ना। अब यहां बचा क्वेश्चन 2m 1 वाले में, यहाँ 1 वाला था 2 था, तो 2m2u2 अपॉन कितना m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करता हूं तो m2 भी तो m ही है ना, ये भी m ये भी m, तो m प्लस m कितना 2m, 2m से 2m कट गया, तो v1 का मान तो u2 आ गया। इस तरह से v2 का मान गणना करोगे तो इसी से सोल्व करोगे, तो उसमें भी शेष मान ओनली क्या रहेगा, v1 रहेगा, तो v2 का मान कितना हो जाएगा u1, सोल्व करके देख लो, तो v1 का मान तो u2 हो रहा है, v2 का मान u1 हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो दो वस्तुएं हमारे पास है, इसका वेग मैं कह दूं 10 मीटर पर सेकेंड और इसका वेग मान लो दे रखा आपको 5 मीटर पर सेकेंड, ये मान लो कह दी 2 kg की वस्तु है, इसको मैं कहता हूं 2 kg वस्तु, दोनों समान द्रव्यमान की हैं, तो द्रव्यमान समान होने पर क्या हो रहा है, देखो 1 को वेग किसका 2 वाला मिल रहा है, 2 को 1 वाला मिल रहा है, वेग का आपस में विनिमय हो गया। तो जब दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं तो वेगों का आपस में अदला बदली हो जाती है, वेग का विनिमय हो जाता है, 2 वाला 1 के वेग से गति करता है, 1 वाला 2 के वेग से गति करता है, समान द्रव्यमान होने पर ये लागू होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंडीशन है, इसका बहुत सारे क्वेश्चंस में उपयोग होना है, जिसको अपन आगे करेंगे। तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।